साहित्यिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था। देवशील मेमोरियल। देवशील मेमोरियल सिर्फ एक नाम नहीं, एक संस्था ही नहीं, बल्कि एक संकल्प है उस माता पिता के प्रति जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। अब ये वक्त हमारा है कि हम अपने माता पिता के त्याग को याद करें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उनके सपनों को पूरा करें। देवशील मेमोरियल की स्थापना साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में एक नई सोच के साथ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैसी काबिलियत को मंच प्रदान करना है जो काबिल तो होते हैं, मगर उनके पास खुद को साबित करने का कोई जरिया नहीं होता। हम वो जरिया बनना चाहते हैं। अगर आप भी मेरी ही जैसी सोच रखते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस कारवां में एक कदम आपका भी हो अपने माता पिता के किसी सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ। नमस्कार, मैं द्वारका नई दिल्ली से अनुराधा देवशील के इस पटल पर आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के घेरे से ऊपर उठाती है, शेष सृष्टि को रागात्मक संबंध जोड़ने में सहायक सिद्ध होती है। काव्य में सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना निहित होती है। सत्य यही है कि यदि अवसाद से विस्तार पाना है तो उल्लास का विस्तार करना होगा। कविता सांस्कृतिक व भाषाई अभिव्यक्ति के तौर पर मानवता की सबसे कीमती चीज़ है। कहते हैं कि कविता हर किसी को सुनाने की चीज़ नहीं होती है और कविता करना हर किसी के वश की बात भी नहीं है। कविताएं हर दौर में होती रही हैं और आगे भी कहती जाएंगी। कविता की मौखिक परंपरा को जीवित रखने के लिए और उसे बढ़ावा देने के लिए यह मंच संकल्पबद्ध है। इस मंच के माध्यम से आप सभी को एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि कवि हृदय होना सबके वश की बात नहीं है, सबके हिस्से में कवि हृदय होना आता नहीं है। तो उनको सम्मान देने के लिए उनकी एक पुस्तक अवश्य खरीदें और अपने किसी पारिवारिक मित्र को और अपने किसी आत्मिक को उस पुस्तक की भेंट अवश्य करें, ताकि जो हमारे रचनाकार हैं, जो मेहनत से लिखते हैं, उनकी कुछ रचनाएँ उन तक पहुँच सकें। और ध्यातव्य है कि आज सोमवार है और इस पटल पर हर सोमवार को एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है जिनका साहित्य, संगीत या अन्य किसी क्षेत्र से में उनकी उपलब्धि महती है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से देश के वरिष्ठ रचनाकार जुड़े हुए हैं। आपका देवशील के इस पटल पर भव्य स्वागत है। अजय कुलश्रेष्ठ जी को कृपया फ्रेम में लाया जाए। बहुत बहुत प्रणाम सर आपका, और देवशील के इस पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और जैसा कि सबको पता है कि इसके संस्थापक आदरणीय रश्मि अभया जी हैं, जिन्होंने अपने मम्मी पापा की स्मृति में यह पटल बनाया है। और इस पटल पर ऐसे ही व्यक्ति को हर बार हम लोग लाते हैं जिनका व्यक्तित्व तो बहुत उदात्त होता है। तो आज इस पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारा सौभाग्य है कि आज आप इस पटल पर हमारे साथ हैं। तो अजय कुमार कुलश्रेष्ठ जी, जो आप फिरोजाबाद से आते हैं, तो सबसे पहले मैं आपके विषय में आपके मुँह से ही जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? जी, पहले तो आप लोगों को, रश्मि अभय जी को, आपको हृदय से बहुत बहुत मैं तो आशीर्वाद दे सकता हूँ इस उम्र के पड़ाव पर, और आप लोगों को यश कीर्ति प्राप्त होने की मंगल कामना। इस पटल से जोड़ने के लिए आप दोनों को किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। मैं विषय पे आता हूं। जनपद फिरोजाबाद में एक कस्बा है सिरसागंज। अब तो वो तहसील हो गया। जब मैं वहां पैदा हुआ तो एक तरीका ही था। मेरे अध्यापक थे, मेरा जन्म उसी कस्बे में हुआ और मैंने प्रारंभिक शिक्षा सिरसागंज में, ये ब्रज क्षेत्र का पूर्वी भाग पड़ता है, सिरसागंज में ही मैंने हाई स्कूल इंटर किया। पड़ोस में ही दूसरा एक कस्बा है सिकोहाबाद, वहां से मैंने बीएससी किया नारायण डिग्री कॉलेज से। तब फिर सेवा में आ गया, प्रदेश की पीपीएस सर्विसेज ज्वाइन कर ली, तब इस विभाग में रहा। लिखने का शौक संक्षेप में बता दूं, क्योंकि विद्यालय में कवि सम्मेलन होते थे, मेरे पिता अध्यापक थे, थोड़ा बहुत दखल उनकी रहती थी,
कवियों को तब छोटे बच्चे चाय वगैरह ले जाते थे, खुशी होती थी कि हमारे विद्यालय में फलाने कवि आए हैं, ये आए हैं, जिज्ञासा रहती थी, छोटे बच्चे होते थे। मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया परम आदरणीय बलवीर सिंह रंग। अधिकांशतया लोगों पर संवेदनशील कवि कहते हैं जो गंभीर उसमें लिखते हैं, उनका प्रभाव कम होता, हास्य व्यंग ज्यादा प्रभावित कर जाता है बच्चों को। लेकिन वो बचपन में ही मुझे उनकी रचनाओं ने प्रभावित किया। उनकी मुझे अब तक याद है, सितारों में बड़ा मतभेद है, इस बात को लेकर धरा पर रंग जैसे लोग भी पाए नहीं जाते। वो एक अनोखे कवि थे, मेरी पसंदीदा कवि। मैंने उन्हीं के चरण रज लेकर के तुक ताल मिलाना शुरू किया। प्रारंभिक उसमें तो माँ ने बहुत डांटा और ये कहें कि दंड भी दिया, लेकिन पिताजी ने थोड़ा सा उत्साहवर्धन किया था। उन्होंने कहा कि जब नौकरी लग जाए तब ये शुरू कर देना। सौभाग्य से फिर पुलिस विभाग की नौकरी मिली, तो समाज को देखने का, समझने का सीधा सीधा एक अनुक्रम जो प्राप्त होता है, जो मुझे सीधा देखने को समाज मिला। लोग कहते कुछ है, समाज के कितने चेहरे हैं, नारी का बड़ा सम्मान और सारी कुछ है, लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या है, ये सारी चीजें फिर वो संकलित होती चली गई, लिखते चले गए। कोई वैसा ज्ञान नहीं था, छंदीय ज्ञान या कोई साहित्यिक कोई हमने अध्ययन किया हो इस प्रकार का। बस आप जैसे लोगों के बीच में बैठते रहे, सीखते रहे, और आज भी एक चल रहा है। जी, बहुत अच्छी बात। होता है सबके यहाँ भी, बहुत सारे परिवार में होता है कि जब हम रचना करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो परिवार से अक्सर डांट पड़ती है। मेरे साथ भी यही हुआ था। शादी के पहले जब मैं लिखती थी तो मुझे हमेशा डांट पड़ती थी, तो मैंने छोड़ दिया था लिखना। तो शादी के बाद मैंने फिर से शुरू किया, अभी 2014 में मैंने लिखना शुरू किया। और हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़ गए। राजपाल यादव जी, उन्होंने बोला है कि कल आपसे आपकी मुलाकात हुई थी उनसे, और आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। हीरो बाधवान जी और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रश्मि अब्या जी स्वयं पटल की उस तरफ हम लोगों का उत्साहवर्धन कर रही हैं। तो जैसा कि आज हरितालिका तीज है, तो मैं इस पटल के माध्यम से उन सभी स्त्रियों को जिन्होंने यह व्रत रखा है या जिन्होंने नहीं भी रखा है, उन सभी को शुभकामनाएं देती हूँ हरितालिका तीज की, कि माँ भवानी आप सभी को खुशियाँ प्रदान करें और आपका दिन शुभ हो। तो चलिए मैं एक प्रश्न और करती हूँ। तो मुझे पता है कि जब आप शायद 9वीं क्लास में थे, जैसा कि मैंने आपका वो देखा, आपके विषय में जब जाना, तो पता चला कि आप जब 9वीं क्लास में थे तभी आपने आपकी एक कविता प्रकाशित हुई थी आपके स्कूल के ही किताब में। जी तो जी, इतनी कम उम्र से आपने मुझे वो पूरी, जी जी जी, वो 9th क्लास में आए थे। एक चूंकि रंग जी का प्रभाव बहुत ज्यादा जम चुका था तब तक, ज्ञान तो कुछ था नहीं, शब्दों का ज्ञान। बीच में आदरणीय राजपाल जी, शिल्पा वर्मा जी जो भी उपस्थित है, मुझे सुन रहे हैं, मुझे समय दे रहे हैं, मैं उनका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत स्वागत है आप सभी आप का। सभी मनुष्यों का ये आशीर्वाद, उत्साहवर्धन मुझे मिला। जी, मुझे याद है कि वो कविता थी कि पत्थर दिल की पत्थर चाहे पत्थर को ही घर कर गई। एक पंक्ति तो याद है, उसके बाद ना वो पत्रिका मुझे घर में मिली, ना फिर वो कविता कहाँ लिखी थी, वो रद्दी में कहाँ चली गई, क्योंकि अन्य संभवतः परिवार के सदस्यों को उसमें कोई रुचि नहीं थी। जब मैं वहां से अपने नौकरी पे चला गया तो वो नहीं मुझे मिल पाई। लेकिन एक दो लाइन मुझे याद है, वो भी मेरे पिताजी ने अभी 2012 में जब उनकी डेथ हुई है उससे पहले उन्होंने बताया कि तुम्हारी ये पंक्ति उसमें छपी थी। और संपादन जिन्होंने किया था उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़का ये अभी से क्या लिख रहा है और किस शब्दों में कहा। ये तो मैं नहीं कहता उनके शब्द क्या थे, लेकिन उनको लगा कि ये लड़का कुछ हटके जा रहा है। फादर को लगा कि ये नौकरी वोकरी कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही निठल्ला रहेगा। कुछ कृपा रही माँ सरस्वती की कि रोजी रोटी मिल गई। जी जी, हमारे साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ जी जुड़ी हुई हैं, और अनिल कुमार खारवान जी जुड़े हुए हैं, और रुचि दीक्षित जी जुड़ी हुई हैं।
बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सभी अपना सानिध्य ऐसे बना करके रखिए। बहुत सारे प्रश्न करूंगी सर से, सर के विषय में आपको भी जानने को मिलेगा, उनकी रचनाएं सुनने का अवसर मिलेगा आप लोगों को। सर पहले मैं सोच रही हूँ कि आपकी कुछ जो आपकी कृतियां हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं, मैं उसके बारे में एक बार अपने श्रोताओं को बता दूं। आपकी कृतियां पथ पीड़ा काव्य संग्रह है, 2010 में आया था, और ऊंट की ओट काव्य संग्रह है जो 2020 में आया था, और कवि कबीरा सा काव्य संग्रह है, और व्यावन में एक किलकारी ये भी काव्य संग्रह है, और गजल मेरा अंदाज ये गजल संग्रह है, और नीम ऊपर पीपरा काव्य संग्रह है, और चुनबद्दा की पाती चुनबदिया के नाम ये भी काव्य संग्रह है। कनकटा शहर सीरिया उपन्यास है आपका, और कानपुर की अमृता भी आपका उपन्यास है। मीरा पीर गही भी आपका उपन्यास है, और गूंगी पीर ये आपका कहानी संग्रह है। तो मैं सब आपके रचनाओं के बारे में भी मैं प्रश्न करना चाहूंगी। मैं कुछ नाम अटपटे से लगे, तो ये नाम रखने का कारण क्या था? जैसे अभी एक आया था कि नीम ऊपर पीपरा, पीपर माने पीपल का पेड़, जहां तक मेरी समझ। तो जी। नीम ऊपर पिपरा ये इसका मतलब क्या हुआ? और ऐसा ये नाम रखने का आपको कहाँ से ऐसे, मतलब आपकी सोच क्यों ऐसी हुई कि मतलब मुझे यही रखना है नाम इस किताब का? जी। क्योंकि आप भी मूल रूप से अवध क्षेत्र की हैं और मैं ब्रज क्षेत्र का हूँ, और बुंदेलखंड में मेरी पोस्टिंग भी अधिक रही है, तो मुझे तीनों बोलियों का अनुभव रहा, मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी भाषा में तीन प्रमुख बोलियों के शब्द ज्यादा समाहित हो गए हैं। नीम ऊपर पीपरा या जो किताबों के नाम हैं वो इसलिए हैं कि एक तो आपका अट्रैक्शन, जैसे एक कहावत है आपने भी देखा होगा कि लीक 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 कायर चले लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। क्या अगर बात हम है! लीक से हटके न चले, लीक से उससे न लिखा, फिर शायरी या कविता फिर वो नहीं भेड़-चाल हो जाती है, मन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि मतलब भेड़-चाल से हट करके कुछ अलग, इसलिए आपने अपनी किताबों का नाम ऐसा रखा। तो जी ये कनकटा शहर ये जो आपका व्यंग्य संग्रह है, तो इसके विषय में आप कुछ बताएँगे? जी। ये दरअसल जब पुलिस विभाग में आए, और उससे पहले मैं व्यंग मेरा संपर्क हुआ था परम आदरणीय प्रदीप चौबे जी। जी, मैं जी। तब छोटे छोटे व्यंग लिखा करता था। आगरा से विभांश दिव्याल जी पढ़ते थे व्यंग उस समय, ये 70 के दशक की बात है, छात्र जीवन में था। तब मैं नारायण कॉलेज में बीएससी कर रहा था। व्यंग वहां से आया, लेकिन मैं उतना सफल नहीं हो पाया व्यंग में जितना मैं चाह रहा था, जो मैं लिखना चाहता था। लिख तो आज भी वो नहीं पाया जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। यही शायद मुझे आगे लिखने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो फिर जब मैं पुलिस में आया और लोगों की ऐसी अटपटी चीजें मिली, फिर 1986 में मेरी पोस्टिंग कानपुर नगर में हो गई। कनपुरिया एक अलग अंदाज मुझे लगा, क्योंकि वहां की कुछ कल्चर अलग लगी। खासकर आप भाभी जी घर पे सीरियल में आप देख रही होंगी कि वो उन्होंने कानपुर ही क्यों चुना। वो मुझसे पहले हाथ मार ले गए। लिखा तो मैंने, मैं छपा नहीं पाया। यद्यपि अच्छा। वो उनका कुछ और है, मेरा कुछ और है। छोटे छोटे व्यंग हैं सामाजिक, उनका समाहित करके उनका पूरा एक संकलन है। कनकटा शहर सब चिंतित कर रहे हैं, जैसे हम चोर घर में घुसा है और वो अपने पड़ोसी से कह रहा है उसके घर में चोरी हो जाती है। तो एक चुटकुला था उसी पर, ये उसी के आधार पर है कि हम ताके कोई हम अब आगे बढ़े, हम ताके अब आगे चोर बढ़े, चोर अंदर घुस आया। हम ताके नेक और आगे बढ़े, चोर अंदर घुस आया। फिर हम सोचे अच्छा। नेक और मौका दें, चोर आगे बढ़े, हम और ताके। चोर जब चोरी करके ले गया तब वो लाठी लेकर भागे, तब तक वो पीछे से ईंट उनके मार गया अच्छा। और चोर भाग गया उनकी चोरी करके। तो कनकटा शहर में इस तरह की घटनाएं हैं, इसी से मिलती जुलती, वो उसमें समाहित करके लिखने की कोशिश की है। जैसे ही आपने फूफा शब्द सुना होगा, ये कि जनरेटर की हमसे राजू कहते थे उसको, उसी से रिलेटेड इसी तरह की चीजें हैं कि कोई हमसे कहे तो सही, हम 50 जनरेटर ला के रख दें, राजू कहते थे चुटकुले में। वो भी कानपुर से ही थे। तो इस तरह के कानपुर में जो कॉमन चुटकुले थे, उन चीजों को लेके मिला करके
ये एक हास्य और व्यंग लगते हुए सामाजिक वेदनाओं को चोट करते हुए लिखने का प्रयास है कनकटा शहर। अंबर खरबंदा जी और विजेंद्र गाफिल जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवशूल के इस पटल पर। आप सब अपना सानिध्य ऐसे बना करके रखिए, अच्छा लग रहा है। आप सभी हमारे लिए संजीवनी है, अगर आप नहीं है तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं है, हम लोगों का महत्व ही खत्म हो जाता है। तो आप लोग अपना ऐसे संबंध अपना सानिध्य बना करके रखिए हमारे साथ। और कुछ प्रश्न करूंगी, पहले सोच रही हूँ एक दो रचनाएं आपसे सुन लेती हूँ, फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न करती हूँ। जी, रचना तो देखिए, आप जैसी कवित्री बैठी है तो उनके सामने मैं क्या रचनाएं सुनाऊं। मैं पढ़ता रहता हूं आपके, जी जी, और एक दो रचनाएं कोशिश करूंगा कहने के लिए, क्योंकि चार चार लाइनें की पंक्तियां पता नहीं क्यों लिख जाती हैं। वही मैं कि आज नहीं तो कल फिर उसकी सांसों को तौलेगा, आज नहीं तो कल फिर उसकी सांसों को तौलेगा, मजबूरी की हालत में उसकी असमत से खेलेगा, मजबूरी की हालत में उसकी असमत से खेलेगा, और सच कहने को दर पर उसके आ बैठी, सच कहने को दर पर उसके आ बैठी, उसकी इज्जत को अब वो अपनी शर्तों पर तौलेगा, उसकी इज्जत को वो अब अपनी शर्तों पर तौलेगा। ये एक रचना से वो दिया है। और एक रचना और देना चाहूंगा। स्वागत स्वागत। जी, जो अपनी नेचर से मिलती जुलती वो मैंने लिखने की कोशिश की है कि खुददारी के उसूलों पर चला हूं, खुददारी के उसूलों पर चला हूं, सलीब कंधों पर धर के चला हूं, खुददारी के उसूलों पर चला हूं, सलीब कंधों पर धर के चला हूं, लहू मेरा जिस जिस जगह गिरा उस मिट्टी को एक नाम दे चला हूं। तो आप सैन्य परिवार से हैं, मैं भी सैन्य परिवार से हूं, आप समझती हैं कि हम लोगों की शहादत क्या होती है। बिल्कुल, मैं अपने श्रोताओं को वही बताना चाहती हूँ कि आपको शौर्य के लिए राष्ट्रपति से पुलिस पदक मिला है 1991 में, और आपको राष्ट्रपति से विशिष्ट सेवा पुलिस पदक मिला है 2016 में। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप आज देवशील पटल पर हमारे साथ हैं, और आप एसपीजी में प्रधानमंत्री सुरक्षा में रहे हैं। मेरे पति भी प्रधानमंत्री सुरक्षा में कार्यरत थे, और बहुत खुशी की बात है कि मतलब हम लोग दोनों लगभग एक ही क्षेत्र से हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, और आपका स्वागत करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं एक सैनिक की पत्नी, एक सैनिक का मैं यहाँ पे स्वागत कर रही हूँ। बहुत स्वागत है आपका। मेरे लिए सौभाग्य है कि आज आपसे मैं रूबरू हुआ। आप अपने जी, मैं एक प्रश्न इसी से संबंधित ले लेती हूँ कि जब आपको राष्ट्रपति से पुलिस मेडल मिला, जैसा कि मतलब आपके जो भी आपका कार्य रहा होगा, जो आपने ऑपरेशन किया होगा, उसके लिए आपको ये पदक मिला, तो आपको कैसा अनुभव होता है? सैनिकों की एक, चूंकि आपने तो जीवन देखा है और रश्मि जी भी देखती रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आप दोनों लोग साक्षर हैं, और भी यहाँ सैनिक सब उपस्थित परिवार से हैं। हम लोगों की जिंदगी में बाकी और जीवन में आपको दूसरा चांस मिलता है, लेकिन जब एक्सचेंज ऑफ बुलेट्स होता है, जब आप गोलियों के आदान प्रदान में है, बॉम्बिंग के आदान प्रदान में है, तो यू डोंट हैव अनदर चॉइस, आपको कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप इस पार या उस पार, जब आप इस प्रकार के उसमें होते हैं, और ये ट्रेनिंग भी होती है, फिर जज्बा भी होता है, सिलेक्शन भी इसीलिए होता है। और उस समय ये 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में डकैत गैंग ऐसे थे जो प्रशासन और शासन पे हावी हो रहे थे। 70 आदमी के गैंग, और चंबल रिवाइंस में, और उसमें मेरी पोस्टिंग कर दी गई। युवा अधिकारी था, बैकग्राउंड भी मेरी कुछ इस तरह की थी, सैन्य परिवेश की, मुझे वहां कर दिया गया। संयोग अच्छा था, और जो गैंग था वो वेल इक्विप्ड था, हमसे कहीं ज्यादा अच्छे उनके पास अस्त्र शस्त्र, गोली बारूद थी, निसंकोच मैं कहूंगा। हम उस समय मस्कट और 303 यूज कर रहे थे,
और वो उसमें ऑटोमेटिक लाइट मशीन गन और मोर्टार्स वगैरह उनके पास थे। ये मैं उस समय की स्थिति बता रहा हूँ। AK-47 बिल्कुल उनके पास। जी, जी आधुनिक उनके पास असला थे। हम लोग केवल उनके बारे में सुने थे, ट्रेनिंग में भी नहीं देखे थे। लेकिन जज्बा और समय आप लोगों का मुझे जीवित रहना था और इस तरह से आपके सामने सबके आना था। हम 3 लोग थे, वो संख्या बहुत ज्यादा थी, 13-14 लोग थे। और वो लाइट मशीन गन से थे। मेरे पास तो छोटा पिस्टल था और सिपाही का 303 था मेरे बगल में जो था। जयराम यादव मुझे अच्छी तरह से याद है। सब इंस्पेक्टर थे मिस्टर वर्मा, वो शहीद हो गए उस घटना में। हम लोग घेर लिए गए, वो एम्बुश लगाया था गैंग, हम लोग घेर लिए गए। प्रेजेंस ऑफ माइंड कहें या मरता क्या ना करता, संयोग कहिए। उसकी जो बैरल थी 303 की, 303 सब लोग जानते होंगे, जो फौजी हैं वो से पुलिस वाले सब लोग जानते होंगे, पैरामिलिट्री वाले। 303 बड़ा मजबूत राइफल होता है, लेकिन वो लाइट मशीन गन का फायर ही उस पर लगा तो उसका हम 2 ही लोग, मेरे पास केवल पिस्टल। दोनों ने लेकिन एक तो किया, ने ये समझा कि वी फिनिश, हम खत्म हो गए। हम लोग भी सांस रोक के लेट गए, जिसे सरप्राइज कहते हैं हम इन्फेंट्री की ट्रेनिंग में। वो लेट गए, उसमें वो अपना लाइट मशीन गन 2 टांग नीचे लटकी हुई और वो दिख रही थी, वो सामने चला आ रहा है ये देखने के लिए कि इनका जो वेपन है वो छीन लें। जो ऑफिसर थे वो खत्म हो चुके थे, उन्होंने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। हम समझ गए कि ये कोई रेस्पॉन्ड कर नहीं रहे, कोई मिनट उनमें था ही नहीं, वो फिनिश हो चुके थे। उसमें 1 मिनट में खत्म करता हूँ जी संक्षिप्त में, क्योंकि वो विषांतर हो जाएगा। तो जैसे ही वो आई गैंग, तो पिस्टल मेरा कैसे चला या अब जो भी हो मैं कुछ नहीं कह सकता, उसे चाहे बहादुरी में कन्वर्ट कर लें आप या उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड जो भी था। पिस्टल वो छोटा सा वेपन, जरा सा जज्बा जो था अंदर का, जो मनोबल था उस समय का, घबराहट नहीं थी, धैर्य बनाए रखा, बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हुए। और वो पिस्टल का फायर बिना रुके वो उसको गिरा देता है। वो लाइट मशीन गन मेरे कब्जे में आ गई। फिर जब आ गई तो मैं फिर अब आज हीरो बन गया, जो भी था वो फिर मैंने सबको अपना कवर कर लिया। उसमें मुझे फिर वाहवाही और जो भी हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो भी किया, ये पूरी कहानी थी उसकी। बहुत अच्छी बात है कि मतलब समय आपके पक्ष में आ गया था। और रश्मि मैम ने जैसा कि बोला कि वो आज भी वो घटना याद करते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे भी एक घटना याद आ गई। 2004 में मेरी बेटी मेरे पेट में थी, तो हस्बैंड भी लाल चौक में हम लोग थे। तो 36 घंटे का ऑपरेशन था, इनका आतंकवादी हमला हुआ था वहाँ पे। एक अलीजान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, उसमें हुआ था। 36 घंटे के बाद जब ये घर लौटे थे तो पूरा इनको भी ग्रेनेड से चोट वगैरह लगी थी। वो एक एक पल मेरे कैसे निकले वो मुझे भी पता है अच्छे से। तो मैं समझ सकती हूँ रश्मि मैम की मना स्थिति उनके ऊपर क्या बीती होगी, मैं समझ सकती हूँ उस चीज को। आप दोनों जो ये चीज अनुभव कर सकती वो और कोई महिला कर नहीं सकती जी। बिल्कुल 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 जी, नमन आपके भी धैर्य और धीरज को, और पांडे साहब के भी नमन करता हूँ। पांडे साहब को भी मान प्रणाम मेरा पूरा उनको। सर अभी मैम से संबंधित एक प्रश्न ले लेते हैं कि आप दोनों लोग कवि हैं, मैम भी कवित्री हैं, आप भी कवि हैं। तो समय के साथ महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराने लगती हैं। तो क्या कभी आप दोनों के मध्य भी ऐसी स्थिति बनती है जब आप लिखते हैं या फिर मैम लिखती हैं तो ऐसी कुछ महत्वाकांक्षा टकराती हो आप दोनों के बीच में, ऐसा कभी कुछ होता है? महत्वाकांक्षा तो हम लोगों ने आड़े नहीं आने दी, कोशिश की कि अगर एक गर्म हुआ तो दूसरा ठंडा हो जाए, और ये फॉर्मूला अपनाते थे। बच्चे जब तक बारोजगार और बिल्कुल खड़े नहीं हुए पैरों पर, तब तक जरूर जिम्मेदारी एक दूसरे की रहती थी। ये अपना त्याग किए रही। मैंने कहा अपना चुपचाप लिखती रहो, मौका मिल जाए। अच्छा, मेरा ये था कोई समय, आप तो जानती है कोई समय तो हम लोगों का होता नहीं है। अगर यूनिट भी कहीं मूव कर गई है, अगर कहीं हम उसमें हैं तो अपना टेंटों में गुजारा कर रहे हैं, टाइम बे टाइम अपना लिख लेते थे। ये अपने वहां रह रही हैं, यूनिट में रह रही हैं, जैसे भी हैं, लेकिन लिखती ये भी रही। और मैंने कहा मंच वगैरह बाद में करती रहना, पहले बच्चों की लाइबिलिटीज को पहले देख लो, नहीं तो आगे चल के ये बच्चे यही कहेंगे कि आप लोग अपने उसमें लगे रहे, हमारा कुछ नहीं। सौभाग्य से बच्चे सब
ठीक ठाक निकल गए। और 2000 शायद ये 2000 के आसपास मंच पर ये झांसी में या कहीं उधर बुंदेलखंड में ही लोगों को जब पता चला कि ये भी लिखती पढ़ती हैं वैसे करती हैं, वेद व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी का एक कार्यक्रम था उनकी स्मृति में, वहां मंच पे लोगों ने फिर इनको बुलाया कि साहब उनको भी हम बुलाएंगे, आपको सुनने से पहले हम उन्हें सुनेंगे। इनका प्रारंभ फिर वहां से होता ही चला गया और बच्चे फिर बारोजगार हो गए, सब अपने अपनी रोजी रोटी में लग गए। आज तक कोशिश की है कि टकराए नहीं, कभी कभी वैसी हो जाती जैसे हम मैं बताऊं आपको, आपके यहाँ भी होगा ये, फौजी डिसिप्लिन तो हो ही जाते हैं, अगर उनका पजामा जहां टंगेगा वहीं टंगेगा, बटमैन की हिम्मत नहीं है, फॉलोअर की हिम्मत नहीं है कि इधर से उधर कर दे। कवियों की और कवित्रियों के सब लोग कवियों के साथ ये दिक्कत रहती है कि इनका कोई टाइम नहीं होता, अगर इन्हें लिखना है और उसी समय मुझे ऑफिस जाना है या नाश्ता लेना है टाइम पे, वो चीजें जो हम लोग हैबिट में आ जाता है, उस समय थोड़ी सी झुंझलाहट हो जाती है कि यार जरा मेरा जो पता चला कि उनका वो बंद भूल गई, बोले तुम्हारे चक्कर में मेरा गीत छूट गया या लाइन छूट गई। अब जो है एडजस्ट कर लिया दोनों ने, अब तो ये है कि खुद ही चाय बना के धीरे से रखाते हैं, ब्रेकफास्ट अगर नहीं भी आया, फॉलोअर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो खुद अपना बना लिया, वो कर लिया। अब एडजस्टमेंट अच्छा हो गया, अब तो दोनों का। सर मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि जब लिखती हूँ, अगर बीच में इन्होंने टोका तो मेरी पंक्तियां वहीं पे खत्म हो जाती है, मैं भूल जाती हूँ, तो मैं सिर्फ ऐसे देखती हूँ तो इनको लगता है कि कुछ गलत किया। ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी होता है अक्सर। तो सर एक दो आपकी रचनाएं सुन लेते हैं, फिर मैं प्रश्न करती हूँ आपसे। जी मैं रचनाओं पे आता हूँ। हाँ, एक बार मैं आपको टोकना चाहूंगी कि एक बार पूनम मनचंदा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारी बहुत अच्छी मित्र ऋतु अस्थाना जी जुड़ी हुई है, और रचना शास्त्री जी हमारी बहुत अच्छी मित्र है, वो भी आपको बिजनौर से देख रही हैं, और रश्मि कुलशेखर वो मैम तो जुड़ी हुई है, और बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत स्वागत है। जी सर। जी मैं एक बस रचना निकाल रहा हूँ। एक रचना सुनाना चाह रहा था मैं। असल में आज जिस घर में हम लोग रुके हैं, ये अभी हम लोगों का सामान्य स्टेट नहीं हुआ है। अच्छा। और ये दिल्ली एनसीआर में ही है, ये केवल साहित्य की वजह से हम लोग लेना पड़ा, बच्चों की वजह से लेना पड़ा। तो बच्चे ज्यादातर एनसीआर में और सारे सब फ्लाइट्स उनकी यहीं से होती हैं, हम लोगों को फिर सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आना पड़ा। और आपको तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा आपने प्लानिंग कर लिया कि भविष्य इधर ही हम लोगों का है। अब जैसे राजपाल यादव साहब से कल मुलाकात हुई, आप सब लोग हुआ, सारी संस्थाएं सारे सब लोग यहीं पे हैं, तो ये हम लोगों की 10-10 साल तो उम्र बढ़ गई, प्लस उसमें बोनस में। जी मैं रचना निवेदित करता हूँ। स्वागत है सर। जब मेरा नारी विमर्श पे कुछ ज्यादा लिखता चला गया, मैं समाज में अगर देख रहा था तो 2-3 चीजें बहुत ज्यादा, एक तो नारी का वो नहीं मिल पा, चाहे वो भले ही बहुत बड़े परिवार में है, आर्थिक रूप से समझ संपन्न है, लेकिन वो चीज नहीं मिल पाती नारी को जो मिलना चाहिए, मेरा अपना मानना है। जी और दूसरी ऐसे जैसे अनाथालय है, उस पर बहुत कम लिखा जाता है, और इसी तरह के हैं, तो वो मैं कोशिश करता हूँ उनको मैं लिखता रहूं। अब नारी के लिए पहले 4 पंक्तियां कहता हूँ, फिर मैं पीड़ा मेरी दासी करके है मैं रचना देता हूँ। जी स्वागत। वह जलते चूल्हे की लकड़ी थी, बदसूरत समझकर ठुकरा दी। वह जलते चूल्हे की लकड़ी थी, बदसूरत समझकर ठुकरा दी। औरत का इसमें दोष था क्या, किसी बच्चे की वह मामी थी। वह जलते चूल्हे की लकड़ी थी, बदसूरत समझकर ठुकरा दी। औरत का इसमें दोष था क्या, किसी बच्चे की वह मामी थी। उम्र थी उसकी छोटेपन की, बाबुल की दुलारी बिटिया थी। ब्याह के आई उस घर से ससुराल में वही बहुरिया थी। बच्चों ने अम्मा कह करके एक नया रूप दिया उसको। घर आंगन बीच सिमट कर ना जाने कब स्वर्ग से धार गई। घर आंगन बीच सिमट कर ना जाने कब स्वर्ग से धार गई। बुज़दिल थी ना कायर थी, ना ही कोई रणबांकुरी थी। घुटकर मर गई पहचान बिना वो हिंद में जन्म आई। आप सभी मातृशक्ति के चरणों में नमन करता हूँ, आप सभी को, देवियों को। और एक रचना इसी में आगे बढ़ाता हूँ कि बिसरे वन की शबरी हूं मैं, बिसरे वन की शबरी हूं मैं, पीड़ा मेरी दासी। सखियों का सानिध्य अजाना बस ताक रही बनवासी। बिसरे वन की शबरी हूं मैं, पीड़ा मेरी दासी। सखियों का सानिध्य अजाना बस ताक रही बनवासी।
और कब कब नहीं मैं छली गई हूँ, कब कब हुआ न निष्कासन, पत्थर जस में मूरत अब भी आंधी तूफानों से, कितनी आंधी तूफानों से आस लगाए बैठी, शायद झूले आकर कोई अनजाना बनवासी, बिसरे बन की शबरी हूं मैं, पीड़ा मेरी दासी। और कब नहीं रोका मंदोदरी बन रावण जैसा अभिमानी, और कब कुनवा नहीं जोड़े रहती भानुमति अभागन, और सती सुलोचना निरपराध मेघनाथ अर्धांगिनी, और तंदूरों में छत विच्छित कर आज जला दी फिर से, और मेरे हक में रहा मुंह न्याय सदा सन्यासी, बिसरे वन की शबरी हूं मैं, पीड़ा मेरी दासी। अंतिम है, और चिड़िया सी चहकी जब भी उड़ चले झुंड बाजों के, चिड़िया सी चहकी जब भी उड़ चले झुंड बाजों के, सांपों संग चर्चा कर बांटे प्रमाण मेरे चरित के, और तिरिया व्याख्या करें आज मगर मच्छ पाखंडी, और अपने घर की वासी रहकर सदा रही प्रवासी, बिसरे वन की सबरी हूं मैं, पीड़ा मेरी दासी, बिसरे वन की शबरी हूं मैं, पीड़ा मेरी दासी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अपने नारी के विषय में सुनाया, नारी की मनोदशा का वर्णन किया, बहुत सुंदर रचना। हमारे साथ अनुराधा पांडे जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुराधा जी। और सर, आपकी रचना से ही एक प्रश्न मैं ले रही हूँ कि स्त्रियों के लेखन को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। स्त्रियां कुछ भी लिखती हैं, इतना समय बीत गया है, आप चाहे प्राचीन काल की स्त्रियों को ले लीजिए, मीरा से उठा लीजिए या किसी को भी आप ले लीजिए, तो उनकी रचनाओं को हमारे समाज ने, पुरुष वर्ग ने हमेशा द्विम दर्जे की कवित्री उनको माना है। और पुरुष वर्ग जो भी लिखता है तो उनको कि पुरुष ने जो उनकी रचनाएं है वो समाज का दर्पण कह करके उनको स्वीकृति दे जाती है। पर जो स्त्रियां जब लिखती हैं या कोई भी मतलब कि किसी भी क्षेत्र में जाकर के अगर वो लिखती हैं तो उनकी रचनाओं को हमेशा हल्के में लिया जाता है। तो क्या आप सहमत हैं हमारी बात से? 200%, अगर होते 200 तो जी, ये कटु सत्य, अक्षर से आपसे सहमत। और अगर आगे भी मेरे पास शब्द हैं तो उनसे मैं कहूंगा। एक ओछी मानसिकता, छिछोरी मानसिकता सदियों से अभी तक पुरुष वर्ग के मस्तिष्क से निकली नहीं। मैं भी कहने को लिखता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन कहीं न कहीं वो पुरुष वाला अहम अड़ता है। निसंकोच बता रहा हूं, वो क्यों है? या तो जेनेटिकली कोई सामाजिक विडंबनाएं अभी मेरा आप समाज घर अगर आप नारी प्रधान कर दें, गारंटी से वहां युद्ध नहीं होंगे, वहां लड़ाई नहीं होंगी। नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में, शायद पांडे साहब को भी मौका मिला होगा, पोस्टिंग आप लोग रहे होंगे या मिलेगा। पूर्वोत्तर में, खासकर अरुणाचल साइड में, उधर आप देखिए नारी प्रधान समाज है और बड़े खुश रहती हैं वो सब। बुराइयां उनके अंदर है लेकिन वो हमसे बहुत अच्छे, वहां प्रधानता है। और बायोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी का है। आप अगर जेनेटिक्स में जाएं, उसकी गहन जो मॉडर्न जो चीज है, सारी दुनिया स्त्री प्रधान है। ये वाई क्रोमोसोम तो कुछ है ही नहीं, ये तो एक्सीडेंटल प्राप्त हुआ है। प्रकृति केवल और केवल सृजन है और वो नारी उसकी वो है स्वामिनी। अभी इसमें जितना कार्य होना चाहिए उतना कार्य नहीं हुआ है, अभी बहुत आवश्यकता है। और कदाचित यही मेरा वो रहा है प्रयास कि जो कुछ मैंने लिखने का प्रयास किया है, वो चाहे वो
माँ है के रूप में है, पत्नी के रूप में है, बेटी के रूप में है, भाभी है, पड़ोसन है, घरवाली है, बाहर वाली है, दुकान वाली है, जो भी है, वो कोई भी स्त्री है किसी रूप में है, मेरी काम वाली है, बाई भी है, या मेरी अधिकारी भी है, सारे कुछ स्त्री के मैंने कोशिश की अपनी कलम चलाने की, और उतना सफल तो नहीं हुआ जितना होना चाहिए, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। और आप लोगों सबसे कहूंगा बेधड़क होकर लिखिए, अभी इसमें बहुत काम बकाया है, और मैं पूरा पूरा चाहूंगा कि आप लोगों को मैं उत्साहवर्धन कर सकूं, इस लायक हूं कि आप लोगों को पढ़ सकूं। धन्यवाद जी। ये आपकी सदा शहता है कि आपने इतनी सहजता से इस बात को स्वीकार किया। कहा जाता है कि स्त्रियां स्त्री विमर्श से आगे सोच ही नहीं सकती हैं, इसके आगे वो लिख ही नहीं सकती हैं। वो चूल्हा चौका मसाले बस यहीं तक उनकी दुनिया सीमित है, वो वही चीज़ लिखेंगी, क्योंकि हमारे समाज में स्त्रियों को कभी बाहर आने का मौका ही नहीं दिया गया, तो उनकी सोच का विस्तार कैसे होगा। तो जाहिर है कि जो चीज़ वो देखेंगी वही लिखेंगी। तो अभी हो सकता है थोड़ा आयाम उनका बढ़ा है, अब बहुत सारी स्त्रियां बहुत सारे क्षेत्र में जाकर के समाज की बहुत सारी कुरीतियों के विषय में और विषय में लिख रही हैं। तो धीरे धीरे हम लोग भी मतलब कि मुख्य धारा में आ जाएंगे। अभी जो हम लोगों को चिन्हित किया जाता है कि हम दोयम दर्जे के लेखिकाएं हैं या फिर रचनाकार हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी मुख्य धारा में आए, हम लोगों को भी लोग पढ़ें और हमारी पुस्तकों को भी लोग पसंद करें और उनको अच्छी रेटिंग मिले। कभी आपने देखा होगा कि हमेशा कभी भी कहीं भी आप उठा करके देखें तो पुरुषों की पुस्तकें हैं, उनको ही 1 से लेकर के 9 तक की रेटिंग में वही आते हैं। 1-2 स्त्रियां ही 10वें नंबर पे आती हैं। उनकी पुस्तकें ज़्यादा लोग खरीदते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्त्री मानसिकता सिर्फ स्त्री विमर्श तक ही सीमित है। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं, फिर मैं आपसे कुछ और सुनना चाहूँगी। अभी-अभी हम लोग हिंदी जी जी। दिवस मना करके उठे हैं, अभी आए हैं हिंदी दिवस मना करके, हिंदी पखवाड़ा भी चल रहा है इस समय। तो क्या मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या हिंदी को एक दिवस में बाँधना उचित है? कदापि नहीं। मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि हिंदी एक दिवस की है। हिंदी नित्य की है, हर क्षण की, हर पल की है। ये तो हिंदी दिवस केवल जो मेरा, चूंकि ज्यादातर जिस भ्रष्टाचार के विभागों में रहा हूं, चाहे सीबीआई में रहा, चाहे विजिलेंस वगैरह में ही रहा ज्यादातर, ये केवल बजट हड़पने तक की जो सरकारी विभाग हैं, निसंकोच में बोलूंगा, ये वहीं तक सीमित है। बजट आया, कैसे हड़प लो, कोई बिल दे दो, अपने कोई पसंदीदा कवि बुला लिया और एक लेखक बुला लिया, वो सब कर करा के किताबें खरीद लो। साहब ने कुछ किताबें लिखी हैं तो उनके बिल पेमेंट करने हैं। अगर कोई बॉस ऐसा आ गया जो एक आध किताब लिख लेता है, उसका अपना पेमेंट करा दो, लाइब्रेरी में रखवा दो, इससे ज्यादा इनकी फॉर्मेलिटीज कुछ नहीं। और कुछ मगरमच्छ हैं हमारे साहित्य जगत में भी, माफिया कह दें उन्हें अपनी भाषा में, अगर पुलिस में थोड़ा अतिरेक हो जाएगा बोलना उनके विरुद्ध, लेकिन बोलना चाहिए। वो एक कब्जा करे बैठे हैं कुछ लोग, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, चाहे साहित्य से बिल्कुल। संबंधित वो हो, राजनीतिक दलों के अंदर भी वो ऐसे कुछ लोग हैं, वो उसको समेट के बैठे हुए हैं। वो दूसरे को लेने नहीं देंगे, दूसरे को उसको सही जगह तक वो जाने नहीं देंगे, और उन पर किसी का जोर नहीं है। विगत में 40 साल की सेवा काल में मैंने ये देखा है, लगभग 39-40 साल में, वो मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं, वो सब जगह आपको मिलेंगे। रचनात्मक तो उनका कोई आंदोलन से कोई मतलब हो हिंदी दिवस का कि हिंदी का ही भला हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो। एक हिंदी अधिकारी मिलेगा हर ऑफिस में, वो आएगा, जैसे मैं हेडक्वार्टर में रहा तो अकाउंट वगैरह भी मेरे नीचे होते थे, तो अकाउंटेंट बाबू आए या वो हिंदी अधिकारी आएंगे, अरे साहब वो हिंदी दिवस आने वाला, सब किसको बुला ले, क्या देखिए सब बड़े साहब ने तो फलाने का नाम दिया, फलाना ये दिया, उन बाई चांस किसी की बहन साहब भी आ गई तो उनको भी बुला लो भाई, या कोई ऐसे जो उनके उसमें है, या कोई पॉलिटिकल वो ऐसी है जिससे उन्हें करना है तो उसको बुला लो। इस तरह की एक अजीब बात चल गई है। वो असली हिंदी का तो जो बेचारा, चाहे वो आंचलिक क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी शहर में हो, जो रियल में हिंदी का सेवक है, उसको तो वो बुला ही नहीं रहे। ये कड़वी सच्चाई है अंदर की, और इसे स्वीकारना चाहिए, सबको स्वीकारना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर, एक आपने दिवस इतनी बिल्कुल सत्य स्वीकार किया, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब व्यक्ति को अंदर से हिम्मत होनी चाहिए सच्चाई स्वीकार करने की, और आपने बहुत बेबाकी से सारे सच को स्वीकार किया। जो भी सरकारी हम लोगों का वो होता है, जो भी वैसे घोटाला ये सब होता है, आपने अच्छे से स्वीकार किया कि हाँ ये होता है, भ्रष्टाचार होता है।
और चलिए एक थोड़ा प्रश्न बदलती हूँ और एक प्रश्न करती हूँ, फिर आपसे कुछ सुनती हूँ कि प्रेमी जो इश्क का उपासक होता है, प्रेमी इश्क का उपासक होता है और कवि सौंदर्य का, कितने सहमत हैं? बड़ा गंभीर बात हो गई। प्रेमी कृष्ण का और कवि सौंदर्य का। सहमत तो मैं प्रेमी ये हूं कि इश्क कवि जी प्रेमी इश्क का उपासक होता है, प्रेमी जी जो है इश्क का जी उपासक और कवि जी जो जी होता है वो सौंदर्य हुस्न का। जी जी। तो प्रेमी इश्क का है वो अपनी जगह सही है, और कवि का सौंदर्य का उपासक ये अपनी जगह बिल्कुल सही। कवि सौंदर्य का, वो केवल सौंदर्य इसलिए नहीं देखा कि कवि का ये सौंदर्य देख रहा हो, या इसके लिए जो उसका क्या है, प्रकृति का सौंदर्य क्या है, वो प्रकृति में लिखता है, जब के रूप में आता है। वो लिखता है जब जो पूरी हमारी पूरी ये कायनात है इस पे जब लिखता है तब वो गहराई में जाता है। तो कवि का जो प्रेमी से बड़ा जो कहना चाहिए स्थान है वो हमारे कवि का है, तो वो सौंदर्य का उपासक है। और सौंदर्य की परिभाषा अनंत है। प्रेमी को सीमित कर सकते हैं, सौंदर्य को आप सीमित नहीं कर सकते। अनंतता में बिल्कुल विलीन हो जाता है सौंदर्य। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर ब्रह्मांड के आप सौंदर्य देखेंगे तो ब्रह्मांड का सौंदर्य अनंत है। अगर ब्रह्मांड अनंत है तो सौंदर्य अनंत है। मेरा अपना ये जी जी। बिल्कुल सही कहा। अन्नदा पाटनी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुलकेंद्र अरोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पूनम मनचंदा जी जुड़े हुए हैं, ऋतु जी जुड़ी हुई हैं, बुद्ध शर्मा सर जुड़े हुए हैं। आपके विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें सब बोल रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं और आपके बातों से सहमत है जो आप बोल रहे हैं और उनको बहुत पसंद आ रहा है, सब लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। चलिए आपसे कुछ रचना सुन लेते हैं, फिर कुछ प्रश्न करेंगे आप। जी जी। दरअसल रचना निकालने में थोड़ा सा मुझे आगे पीछे हो जाता है। जी जी जी। मैं आनंदा पटनी जी उपस्थित है। आज ही मैं परम आदरणीय यशपाल जी को पढ़ रहा था। वो आज उनकी किताब एक हमारे यहाँ दिव्या रखी हुई थी, रश्मि जी ने निकाल के रख दी थी। संयोग देखिए, फिर ये हुआ कि उनके विषय में लगता है जितना लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि आज वो उपस्थित है इसलिए मैं इस चीज को कह दे रहा हूँ। जी परम आदरणीय यशपाल जी के विषय में उतना नहीं लिखा गया जितना लिखना चाहिए था, लिखा जाना है। मैं चाहूंगा कि इसमें सारे यहाँ लेखक और कवि उपस्थित हैं, परम आदरणीय यशपाल जी को एक दफा पढ़ लें, फिर निचोड़ निकालें। वो किसी आइडियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। जी और एक अगर हम लोग कार्यक्रम कर सकें, मेरा एक बस निवेदन है, ये तो कविताएं तो चलती रहेंगी, मैं ये चाहूंगा कि यदि उनके संबंध में कोई कार्यक्रम, जैसा अभी उदयपुर से हम लोग प्रेरणा लेके आएंगे, उनके बच्चों ने किया, आप भी उसमें हम लोगों के साथ ही रहेंगे। अगर इस तरह का कार्यक्रम हम लोग दिल्ली में ही कर लें, क्योंकि वो तो अमेरिका में है, मैं समझता हूँ जैसे आदरणीय तो अमेरिका में है, जी भारत वो है, तो हम लोग कर लें। और उससे पहले लोग आदरणीय उनको श्री यशपाल जी को पढ़ जरूर लें, क्योंकि दो यशपाल हुए हैं जनरल नॉलेज में। उन यशपाल को जो फिजिक्स के हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको तो लोग एकदम चले जाते हैं। जब लेखक के रूप में यशपाल जी आते हैं तो वहां बड़ा निसंकोच गौड़ हो जाता है, जिन्होंने अपना जीवन पूरा कुर्बान कर दिया। हाई स्कूल फर्स्ट क्लास फर्स्ट, मैं थोड़ा विषयांतर जानबूझ के हो रहा हूं कि जी हाई स्कूल फर्स्ट क्लास फर्स्ट उस जमाने के लाहौर नेशनल कॉलेज के प्रोडक्ट, भारत में उनको जो स्थान दिया जाना चाहिए, मेरा अपना निजी विचार है, मेरा निजी विचार है, उन्हें वो जी प्राप्त नहीं हुआ। और अगर एक मिनट बीच में आप डिस्कस करके कह रहे हैं कि इस चीज में अगर हो जाए तो मैं समझता हूं कि हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ दिल्ली में कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सहमत हो अगर तो जरा एक एक मिनट आप लोग बता दें। बिल्कुल जी। अब एक मैं विरह गीत, चूंकि मैं स्वर्गीय
बलवीर सिंह रंग के चरणों की रज लिए बैठा हूँ और मेरे वो बहुत कुछ है मेरे लिए। मैं अच्छा, उसी जनता परिपाटी पार्टी में, में मुझे पता नहीं था श्रद्धेय पद्मश्री यशपाल जो जैन की सुपुत्री है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। बहुत बहुत प्रणाम मैम आपको। मुझे बिल्कुल नहीं पता था आपके विषय में, और बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नहीं, आप मैम बोल रही हैं कि आप जिस यशपाल जी की बात कर रही हैं वो मेरे पिता नहीं है। इनके पिता श्रद्धेय पद्मश्री यशपाल जी जैन जी हैं। जी कोई बात, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और दोनों, हम तो कहते हैं तीनों का बना कर लिया जाए, जिससे स्पष्ट बिल्कुल। हो जाए कि कौन से यशपाल जी हैं, और तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। वो जी, विज्ञान के क्षेत्र में जैन साहब भी हैं और यशपाल जी भी, क्योंकि इनको अंधेरे में न रखा जाए तीनों को। अब तो मैं तीनों को ही लेके चलूंगा। जी। मैं चाहूंगा तीनों को ही रखा जाए, जिससे लोग, आने वाली पीढ़ी समझ जाए कि हम लोगों का कैसे क्या रहा। बिल्कुल। जी, मेरा हमारे निवेदन है साथ आप सभी के चरणों में। सोनम दीदी, बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। सर, आप रचना सुना रहे थे। मैं एक जी। रचना का शीर्षक है स्मृति संदेश। जी। कि कुछ अपनी मन की कह लेते, कुछ मेरे मन की सुन लेते। क्या कुछ बात है। अपने मन की कह लेते, कुछ मेरे मन की सुन लेते। क्या डगर थे जीवन पथ के, बस बोल चाल के कट लेते। क्या डगर थे जीवन पथ के, बस बोल चाल कर कट लेते। अधरों जी। की हट भी थी, अपनी थी। हट अधरों की हट भी अपनी थी। नैनों के आक्रोश निराले थे। सुरभित जी। भाव मिलन के थे, किंतु अभिमानों ने रोके थे। सुरभित भाव मिलन के थे, किंतु अभिमानों ने रोके थे। कुछ अपने मन की कह लेते, कुछ मेरे मन की सुन लेते। पग पग पर प्रायश्चित तक, पग पग पर प्रायश्चित तक भी रूठे पल विस्मृत याद किए। कुछ जी। बिंब तीक्ष्ण उगे स्मृत ऋतु के, कुछ बिंब तीक्ष्ण उगे स्मृत ऋतु के। बाधक बन बरबर दोनों के, शांत साहिल पर ही रोके थे। कुछ अपने क्या मन की कह लेते, कुछ मेरे मन की सुन लेते। क्या नदियां भी बात। बहती है तो भी तो, नदियां भी बहती है तो भी तो, पर्वत से जा टकराती है। गर्मी से उग्र हो उठे बादल, ठंडे हो बरसते हैं। हम तुम भी तो बस एक तना और एक लता ही थे। हम भी तो, हम तुम भी तो बस एक तना और एक लता ही थे। जी। साधे एक दूसरे को प्रेम पाश की कथा ही थे। दुनियावी झंझावातों में एक दूसरे को थामे रहते। कुछ मेरे मन की सुन लेते, कुछ अपने मन की अच्छा, कह लेते। की कह देते। क्या इस बात है, बहुत संदेशे सुंदर। को क्या कर अब स्वीकार, इस संदेशे को क्या कर अब स्वीकारूं। बस जी। स्मृति गीत तुम्हारे हैं, इतना बस तुम आकर कह देते। स्मृति संदेश न भिजवाते, कुछ अपने मन की कह लेते। कुछ मेरे जी। मन की सुन लेते, कुछ अपने क्या मन बात की कह लेते, कुछ मेरे मन कुछ की। बहुत सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर रचना। यही एक पंक्ति इतनी मारक है, कुछ अपने मन की कह देते, कुछ मेरे मन की सुन लेते। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक प्रश्न और लेती हूँ सर कि गज़ल के विषय में कहा जाता है कि गज़ल बहुत कोमलकांत, बहुत ही कोमल है, और आप एक सैनिक हैं जो वीरता से ओतप्रोत हैं। तो गज़ल के कोमल संसार तक आप कैसे पहुँचे? आप सैनिक थे, आप जी, वीर रस की कविताएँ लिख सकते थे। इसका सबसे बड़ा उत्तर तो अ, रश्मि जी हैं। मतलब मैं उनके मैं, सानिध्य में आप तो गज़ल लिखने लगे। जी, अगर मैं कहूं कि मेरी जिंदगी की गजल रश्मि, निसंकोच मैं बोलूंगा बेहिचक, रश्मि जी मेरी गजल हैं। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सी होंगी चीजें सर। अनबन रहती है तो वो चीजें हैं, अलग हैं। जी। लेकिन मेरी गजल रश्मि जी हैं। और शायद अगर रश्मि जी ना आई होती तो गजल में शायद वो पैनापन और वो धार ना आई होती। ये सच्चाई। क्या क्या बात, क्या बात! ये एक कठोर आदमी, एक सैन्य अनुशासन वाला आदमी, और फिर वो मतलब राइफल और कलम दोनों को मिला के कैसे वो हुआ, उसमें रश्मि जी का बहुत बड़ा योग, बहुत बड़ा क्या योगदान। बात! बहुत, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया।
और एक प्रश्न और इसी से संबंधित लेती हूँ कि जब आप किसी मुशायरे में या सम्मेलन में जाते हैं तो दोनों साथ ही जाते हैं कवि युगल के रूप में। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको बुलाया गया है, मैम को नहीं बुलाया गया, और मैम को बुलाया गया, आपको नहीं बुलाया गया? कभी ऐसा कुछ हुआ आप लोगों के साथ? हाँ जी, ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन कह देते हैं कि भैया हमारी वो है, तो लोग कहते हैं अरे वो आपकी वो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी 3-4 मुशायरे जी जी, जी। अभी एक मुशायरा अभी है वहाँ, ये सुल्तानपुर के आगे अवध में। तो मैंने कह के कहा कि वो, मैंने कहा भैया हमारी तो वो भी पढ़ती हैं। तो बेचारे दोबारा फिर फोन किए, फिर रश्मि जी कहा कि मैम हमको पता नहीं था कि आप दोनों पत्नी हैं। जी इस तरह एक दूसरे को याद दिला देते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। जी क्योंकि हम जहाँ भी मिले हैं तो हम साथ में ही मिले हैं कि आप दोनों कवि युगल के रूप में आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आप दोनों को देख करके। और मुझे तो बाद में पता चला कि मैम भी लिखती हैं। जी और सर एक प्रश्न और लेती हूँ, फिर आपसे कुछ रचना सुनती है। एक प्रश्न लेती हूँ कि जैसे आपके गीतों की विषय वस्तु जो है तो वो आपकी कल्पना पर निर्भर होती है या श्रोताओं की इच्छा शक्ति पर? अगर मैं निसंकोच बोलूं, मेरी अपनी इच्छा शक्ति होती कि मुझे क्या सुनाना है। पिछले 50 साल की यात्रा में मंच से बहुत सी नहीं भी मिले, फिर मंच, तो मेरे लिए मंच मेरी जीविका नहीं थी, मेरा शौक था, मेरा शौक है। जी कई जगह ऐसी बातें आई, मैं फिर वो नहीं सुना पाया जो लोग सुनना चाहते थे। जी जैसे 70 के दशक में कुछ ऐसे व्यंग थे जो बाद में मुझे लगा कि मैं गलत पढ़ रहा था। जैसे लोग उन्हें वामपंथी कह लीजिए या लेफ्टिस्ट कह लीजिए, जो भी था उस तरह का उस समय का था। मैं जानता नहीं था बहुत ज्यादा। जब सारी आइडियोलॉजी पढ़ी पॉलिटिकल, तब मैंने कहा मैं शायद गलत लोगों को संदेश दे रहा हूँ। मैंने फिर वो बंद कर दिए। मैं बहुत स्पष्ट आपको बता रहा हूँ। अब मेरी अपनी कि आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, बुलाना है बुलाओ मत बुलाओ, तो मेरी रोजी रोटी मंच नहीं है, ना मुझे प्रसिद्धि पानी है। मुझे जो होना है वो हो जाऊंगा, वो तुम मुझे नहीं रोक लोगे। सरस्वती माँ ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया तो वही आगे पार लगाएंगे। हम अपने आप वो लिखेंगे। कई जगह अभी इस तरह के आते हैं कि अरे साहब आपको इस मुताबिक सुनाना होगा। मैं वहां क्षमा मांग लेता हूँ कि मैं इस तरह का नहीं कर पाऊंगा, मैं वही करूंगा जो मुझे। अगर राज्य सत्ता का कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसे बिल्कुल हमें कहना होगा कि ये तुम गलत हो, हमारा का भी धर्म है। और राज्य सत्ता अगर अच्छा करती तो उसे हमें कहना होगा साहब ये सही है। हम केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए उसके लिए नहीं कर सकते। जी जी निदा मैम का एक प्रश्न आया है कि क्या आप दोनों एक दूसरे से चर्चा करते हैं अपनी रचनाओं के बारे में? बहुत खूबसूरत प्रश्न लिया है यहाँ पे। बिल्कुल, आदरणीय के प्रश्न से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कारण ये है कि आज के युग में कवियों के साथ सबसे बड़ी जो किल्लत है, परेशानी है, वो उसके अपने श्रोताओं की है। ये मैम बहुत सच्ची अच्छा बात बताया। है। जी अभी आप साहित्यिक रचना लेके बैठ जाइए तो घर में बच्चे भी थोड़ा सा इफेंट बट करने लगते हैं, ग्रैंड डॉटर भी कहने लगती है अरे आप लोग क्या लेके बैठ जाते हैं। लेकिन हम जब साहित्यिक अनुष्ठान अपना करते हैं तो आपस में जी जरूर चर्चा निश्चित करते हैं। और क्योंकि और कोई है ही नहीं, उन्हें हम और हमारे उनके अलावा कोई है नहीं। और कभी कभी जी कमियां भी हो जाती है। जैसे मुझे छंद का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, मुझे कोई छंद प्रभाकर या कोई, मैं अगर जगह मगर ज्यादा जानता हूँ कि मुझे बहर पैर पता है कि फलाईतून क्या करी मफलाईतून क्या करी, मुझे इन चीजों से कोई मतलब है ही नहीं। मुझे व्याकरण बिल्कुल आता ही नहीं। तो वो फिर कोशिश करती है कि नहीं नहीं इसको ऐसे कर लो, तो मुझे निसंकोच उसे भी स्वीकार कर ले, तो हम उससे कम नहीं। बल्कि उसके लिए तो मैं आपसे भी, अगर आप भी कोई कहेंगे कि इस चीज में कमी है, तो फिर मुझे लगता है कि चाहे भले ही आप उम्र में उससे कम है, लेकिन वो जो चीज कह रही है तो हो सकता है वो अच्छी बात कह रही है, उसे मैं स्वीकार जी जी सर एक रचना सुन लेती हूँ, फिर एक प्रश्न करूंगी फिर। जी शुक्रिया। कि अब चूंकि चर्चा चल गई तो इसी पे एक रचना देता हूँ स्वागत स्वागत। कि दौड़, सभी कवियों के लिए उन सब की जानिब है कि दौड़ मगर होश बाकी रख, दौड़ मगर होश बाकी रख, गीत का जश्न बाकी रख। दौड़
मगर होश बाकी रख, जीत का जश्न बाकी रख। खुल जा सिम सिम वक्त के साथ गया, खुल जा सिम सिम वक्त के साथ गया। मर्जीना का हुनर बाकी रख, मर्जीना का हुनर बाकी रख। ओ वक्त की कैद में मुस्तकबिल है, वक्त की कैद में मुस्तकबिल है। माजी का सबक बाकी रख, माजी का सबक बाकी रख। ओ बुढ़ापे का दौर है मायूस न हो, बुढ़ापे का दौर है मायूस न हो। जिंदा दिली का एहसास बाकी रख, जिंदा दिली का एहसास बाकी रख। और फिजाओं में दूर तक नफरतें आबाद हैं, फिजाओं में दूर तक नफरतें आबाद हैं। प्यार की खुशबुओं को बाकी रख, प्यार की खुशबुओं को बाकी रख। और वो चाहता बहुत है मगर मजबूर है, वो चाहता बहुत है मगर मजबूर है। वस्ल की तमन्नाओं को बाकी रख, वस्ल की तमन्नाओं को बाकी रख। और जिंदगी की रात अभी ढली नहीं, जिंदगी की रात अभी ढली नहीं। उजाले का इंतजार बाकी रख, उजाले का इंतजार बाकी रख। और आखिर है कि जो भी है जैसा भी है मगर काबिल है, जो भी है जैसा भी है मगर काबिल है। मुस्कुराहट बांटने का हुनर बाकी रख, मुस्कुराहट बांटने का हुनर बाकी रख। दौड़ मगर होश बाकी रख, जीत का जश्न बाकी रख। बहुत बहुत शुक्रिया। योगी रमेश कुमार रजस्वी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी भाई। और बुधा शर्मा सर आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, कल शायद आपसे मिले भी होंगे वो। आदरणीय को प्रणाम करता हूँ। जी जी जी। और काफी देर से आपकी रचनाएं सुन रहे हैं और आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं वो। नंदा पाटनी जी भी जुड़ करके आपका उत्साहवर्धन कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत स्वागत है। एक प्रश्न लेती हूँ सर कि कलमकार के साथ साथ आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और समाज के प्रति आपका अपना कर्तव्य है जो आप बखूबी उसका निर्वहन करते हैं। तो ऐसा भी कभी अवसर आया है कि कभी आपका काव्य पाठ होना है और आपके विभाग या आपकी ड्यूटी बाधा बनी हो उसमें? जी, ये मैं सारे कवियों के साथ शेयर करूंगा दो बात। जी जी बिल्कुल। प्रश्न बड़ा आनंददायक प्रश्न है और मेरा अनुभव इसमें बहुत रहा। सारे कवि लोगों से करूंगा, उनके साथ भी आपको भी इसमें जोड़ूंगा। जी जी। क्योंकि हम लोगों की नौकरी ऐसी रही है कि 24 घंटे 24/7 पता नहीं क्या सूचना कैसी क्या आ जाए, कब आपको क्या करना पड़े। कुछ नहीं है तो पता चला सिपाही शराब पी के कहीं लड़ गया, दरोगा कहीं शराब पी के लड़ गया, पता चला कप्तान साहब के साथ रात भर जो है नेता जो है और पत्रकार दुखी करे। ये रहती है। यूनिट में है तो पता नहीं कौन सा हवलदार मेजर जो है लेके आके खड़े हो जाए, साहब वो फलाना सिपाही जो है लौट के नहीं आए, गायब है। अमूमन ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, हर कमांडिंग ऑफिसर को ये दिक्कतें आती रहती हैं। मैं आपको शेयर करूंगा इस चीज। जी। मेरे पुलिस कैरियर में लगभग 39 इयर्स में कभी भी मंच पे मैंने जब काव्य पाठ करने बैठा हूं जी। न तो किसी सीनियर ऑफिसर ने फोन किया, या तो उनको पता चल गया कि मंच पे जंगों कवि महोदय, तो या तो उन्होंने गुड फेथ में नहीं किया। वो मैं उनकी सदाशयता और महानता कहूंगा जो सीनियर ऑफिसर हैं, या कोई ऐसा पढ़ाई नहीं और न ही कोई ऐसी घटना हो। मंच से उतरने के बाद अगर 10-5 मिनट प्लस माइनस हो गया तो हुई होगी, लेकिन मां सरस्वती की कृपा, मेरे पास कोई उत्तर नहीं। विज्ञान का छात्र रहा हूं, विज्ञान से काफी जुड़ा हूं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। आगे पीछे तो उसका हुआ है, कोई ना कोई सूचना मिली, कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन मंच पे बैठ गया या कहीं गोष्ठी में भी है, नशिस्त में है, या साहित्यिक किसी अनुष्ठान में, विद्यालय में भी अक्सर बुला लिए जाते थे, तो कभी ऐसा नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ कि ऐसी कोई बात पड़ी जिसमें मुझे विषम परिस्थितियों का सामना करना। ये सुखद संयोग मेरे साथ था। मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ, माँ का मेरे ऊपर आशीर्वाद। जी बहुत अच्छी बात है सर। इससे संबंधित एक प्रश्न और लूंगी जो मेरे मन में आ रहा था कि क्या पुलिस विभाग में होने का फायदा आपने लिया? कि जैसे लोग आपसे प्रभावित होते थे, आपकी कविता से प्रभावित होते थे, या पुलिस विभाग में थे इसलिए प्रभावित होकर आपको बुलाते थे मंच पे? दोनों बातें लेके चलूंगा। पहले
ज्यादातर तो लोग इसलिए आते थे कि उस कुर्सी पे बैठे हैं, 50 ये ऑब्लाइज होंगे, चाहे उन्होंने मेरी कविता सुनी, तारीफ करते थे। जी। लेकिन मेरा अपना उसूल था कि जो ठीक है तुम आए हो, क्योंकि कभी लोगों के अंदर ये ज्यादातर ही हो जाता है, वो बिल्कुल अपने काम से काम रखते हैं, वो इन चीजों ईमानदार स्वतः हो जाते हैं, उन्हें दूसरी बात दूसरों के लिए कहते हैं, वो खुद अपने आप को बचाते हैं। लेकिन जब वो सुन लेते थे, कभी कार्यक्रम में जब शिरकत हो जाती थी, सहभागिता हो जाती थी, तब प्रभावित होते थे। फिर वो चर्चा हो जाती थी कि साहब जो फलाने अधिकारी आए हैं वो कवि हैं और इस तरह के हैं। फिर वो धीरे धीरे एक धारणा जैसी लोगों को बनती चली गई। शुरू में तो ऐसा होता था, अभी भी कुछ लोग हैं आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चल जाता है कि इस तरह के, तो फिर वो हो जाता है। लेकिन मैंने कभी ये कि बतौर पुलिस ऑफिसर मैंने कहीं एंट्री पाने की कोशिश की हो, मैंने अपने आप स्वतः ही नहीं किया। जी ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही इतनी खूबसूरती से आप जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। 1 घंटे कब से निकल गया पता ही नहीं चला, कार्यक्रम अपने अवसान पे आ गया। तो एक रचना आपसे सुनूंगी, एक प्रश्न और लूंगी, फिर आपसे मैं देवशील पटेल से इजाजत लूंगी। एक रचना सुनूंगी, फिर एक प्रश्न और करूंगी आपसे। जी, रचना के माँ से एक विनती करता हूँ, चलते चलते शुरू में करनी थी वैसे, क्योंकि दरअसल मैं तो अभी तक वो कविता नहीं लिख सका जिस पर मैं कह दूं कि अब मैं कवि हो गया। और शायद जब तक कोई जीवित रहता है कवि, वो अपनी आखिरी सांस तक वो कविता लिख नहीं पाता जो वो चाहता है। यही उसको प्रेरणा देती रहती और आगे लिखवाने के लिए। तो माँ से वही विनती कर रहा हूँ, संतुष्ट हो जाए तो इसका मतलब उसकी कविता वहीं पे खत्म हो जाती है। कवि को कभी संतुष्ट होना नहीं चाहिए। जी जी जी, कवि के मन में लालच होनी चाहिए कि मैं और भी अच्छी रचना लिखूं। जी जी जी, बिल्कुल सहमत हूँ। तो उसी पे माँ से निवेदन कर रहा हूँ, माँ वीणा पाणी से, कि ऐसी कविता माँ लिखवा दो कब स्वयं को मैं भी कह पाऊं। ऐसी कविता माँ लिखवा दो कब स्वयं को मैं भी कह पाऊं। लिखता हूं जो भी कुछ मन का, मन से उसको कविता कह पाऊं। लिखता हूं जो भी कुछ मन का, मन से उसको कविता कह पाऊं। देती नहीं विश्राम मुझे है, अंतस में बहती निश्चल सुर सरिता। देती नहीं विश्राम मुझे है, अंतस में बहती निश्चल सुर सरिता। अब भी रीते घट हैं मेरे, अब भी रीते घट हैं मेरे। शब्द कोश में यद्यपि पनघट, तारों की धुन पर मार्जित। तब तक राग छिड़े हुए हैं, लय यति गति श्रुति सभी यथावत। लय यति गति श्रुति सभी यथावत। विद्यमान है कोश में तेरे, किंतु मेरी माँ क्यों हूँ वंचित। तेरे करुणामयी उपवन में लिखता हूँ, पर वह नहीं लिख पाता जिसको कह पाऊं मैं कविता। जिसको कह पाऊं मैं कविता। वांग से भी वंचित हूँ, भाव प्रबलता से अध सिंचित। कैसा पिंगल ज्ञान विंदु का, सठ हूं निरा किंतु प्रेमी शब्दों का। कैसा पिंगल ज्ञान विंदु का, सठ हूं निरा किंतु प्रेमी शब्दों का। कुछ तो माँ दया दिखाओ, मैं भी इठला लूं तेरे चरणों में। कुछ इतरा लूं तेरे आंगन में, ऐसी कविता माँ लिखवा दो कब स्वयं को मैं भी कह। ये मेरी माँ से प्रार्थना आप सभी के माध्यम से, आप सभी माँ के चरणों। बहुत ही सुंदर रचना। और चलते चलते एक प्रश्न और लूंगी कि आजकल जो फेसबुक का पटल है वो पहचान का माध्यम बन गया है। हम और आप भी इसी पटल से मिले हैं और तब जाकर के उस कार्यक्रम में मिले। मैं उदयपुर में आपसे मिली, माध्यम तो फेसबुक ही बना। तो क्या मतलब कि हमारी पहचान के लिए फेसबुक कितना इसका महत्व है? जैसे कि बहुत सारे लोग मंच तक नहीं जा पाते हैं और फेसबुक से ही अपनी पहचान बना रहे हैं, लोगों के बीच में उनकी पहचान बन रही है। तो फेसबुक कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में? मैं बिल्कुल इसका सपोर्टर हूं। भविष्य इसका होगा और इससे आगे जो टेक्नोलॉजी आएगी उसका होगा। तकनीकी आप अगर पिछले समय से तुलना करते हुए देखें
हम लोग कागज पे जब लिखना शुरू हुआ होगा, आदमी ने लिखना शुरू किया होगा पेड़ की छाल पे, और तब से अब तक देख लें, भविष्य फेसबुक का होगा। और कोरोना काल में अगर ये फेसबुक नहीं होती तो आधे से ज्यादा लोग मानसिक बीमार हो गए होते। बिल्कुल बिल्कुल। घर घर में जो हम लोगों ने ये नेट के जो प्रोग्राम चले थे, ये इस तरह से जी आधे से ज्यादा लोग बीमार हो गए होते, जो बिल्कुल लोगों को एक दूसरे को कम्युनिकेशन। तो ये सोशल मीडिया का जो जमाना, मैं इसका प्रबल समर्थक हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये है कि इसपे जैसे हर समय अगर आप फेसबुक लेके बैठ गए, अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो इन चीजों से थोड़ी बुराइयां भी हैं। बिल्कुल एडिक्ट नहीं होना है इनको, हाँ, बस अपना काम एडिक्शन से बच। जी जी। जी और बिल्कुल भविष्य इसी का होगा। अगर ये ना हो तो आज हम और आप कैसे जुड़े? आप द्वारिका में बैठी हैं, मैं यहाँ गाजियाबाद के लोनी रोड पे बैठा हूँ, यहाँ टीला मोड़ पे, कैसे संपर्क हो रहा? अमेरिका से आदरणीय जुड़ी हैं, जी रश्मि अभ्या जी जुड़ी हैं, वो तो दिल्ली से ही हैं। जी जी। और तमाम सारे लोग एक दूसरे जुड़े हैं। आखिर ये सब चमत्कार है टेक्नोलॉजी का, और इसे स्वीकार करना चाहिए। समय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। समय उसी का साथ देता है जो समय के साथ। जी जी सर, आप इस पटल पर आए, बहुत अच्छा लगा, और हमारा सौभाग्य कि आप इस पटल पर आ रहे हैं, और बहुत 1 घंटे 6 मिनट से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और इतना जीवंत बना रहा, जैसे कि भूधर शर्मा सर ने लिखा है कि आप बातचीत बिल्कुल जीवंत बना करके आपने रखा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस पटल के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, रश्मि अभ्या जी के विषय में? पहले तो मैं आदरणीय रश्मि अभ्या जी को आशीर्वाद दे दूं। उनको स्वास्थ्य के, उत्तम स्वास्थ्य की मनोकामना है। प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ वो स्वस्थ रहें और दिनों दिन अपना उनका ठीक ठाक सारा कुछ रहे। वो तो एक नए कार्य कर रही हैं, देवशील मेमोरियल। मुझे बहुत ज्यादा डिटेल अभी थोड़ी देर पहले ही रश्मि जी ने मुझे बताए थे। मुझे बहुत संक्षेप में था, जो समय अभाव मेरे साथ रहा, मेरे साथ दिक्कत रही, क्योंकि लगातार सेवा में रहने की वजह से उतना नहीं देगा। मेरे लायक कभी भी कोई, जिस लायक मैं हूँ, देवशील मेमोरियल मुझसे जो भी सहयोग चाहेगा मैं कहूंगा। और पहले वो स्वस्थ लाभ करें, आप लोग सब इससे जुड़े रहें और लोगों को भी जोड़ें। इस तरह की संस्थाएं अब हमारे भविष्य की आवश्यकता है, ये मैं संक्षेप में कहूंगा। इन चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये हमारी आवश्यकता है। अगर ये नहीं होते, सर हम नहीं जुड़े, तो आज रश्मि अभ्या जी अस्वस्थ नहीं पता चलता। और सारे लोग प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर ठीक होंगी, और जरूर उनको लाभ आगे उनको मिलेगा। और उनको व्यक्तिगत जीवन में कभी भी कोई आवश्यकता हो किसी प्रकार की, तो मेरे जैसा एक अदना सा आदमी जिस लायक भी हूँ, मैं उपलब्ध रहूंगा। कोई सेवा किसी तरह की, आप सभी से भी मेरा विनम्र, किसी प्रकार का कोई सहयोग कोई भी मुझसे हो तो मैं अगला हूँ। बहुत धन्यवाद अन्नदा पाटनी मैम जी, और बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आपको बाद में उत्तर दूंगी। भूधर शर्मा सर, संजय गुप्ता जी, अन्नदा पाटनी जी, रश्मि अभ्या स्वयं, और अभी ऋतु अस्थाना जी जुड़ी हुई थी, अनिल खरवान जी जुड़े हुए थे, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, रश्मि मैम जुड़ी हुई थी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप लोगों ने अपना कीमती समय हम लोगों के साथ यहाँ पर अपना दिया। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी को त्यौहार, ये हरतालिका तीज त्यौहार, बहुत बहुत उसकी शुभकामनाएं दे रही हूँ। और अच्छा लगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए। रश्मि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देवशील के पटल पर आप आए, हम लोगों का सौभाग्य है कि आपको सुनने का, समझने का मौका मिला। आप जितने सहज और सरल हैं, उतनी अच्छी कविताएं रचते हैं। आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। पुष्पा राठौर जी अभी जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। आशा साहनी जी, बहुत स्वागत है आपका मैम। और चलते चलते अपने श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना समय, कीमती समय हम लोगों को दिया, हम लोगों को सुना। बहुत अच्छा लगा। देवशील के पटल से आप जुड़े, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और सर, आपको भी बहुत सारा आभार दे रही हूँ, बहुत सारा धन्यवाद दे रही हूँ आपको कि आप हमसे जुड़े और आपने अपने बहुत सारे अनुभव हमसे शेयर किए। बहुत अच्छा लगा आपको इस पटल पर बुला करके। और रश्मि जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे संचालन के लिए, आपसे प्रश्न करने के लिए, आपका साक्षात्कार करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैं आपका साक्षात्कार ले रही हूँ। आपसे 2 बार मिली और आपकी सहजता के विषय में मैं क्या बोलूँ
कि मैंने उदयपुर में देखा आपकी सहजता के मतलब मैं तो बिल्कुल नतमस्तक हूँ आपके समक्ष, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और यहाँ भी आपका साक्षात्कार लेकर के। आप और मैम दोनों ही बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत और मैम धन्यवाद। को भी मेरी तरफ से बहुत प्रणाम। जी, आप यश शुभ कीर्ति रात्रि सर। प्राप्त करें, दिनों दिन उत्तरोत्तर आपको यश कीर्ति मिले। धन्यवाद। आप सभी को नमन, मातृशक्ति के चरणों में नमन पुनः। धन्यवाद। शुभ रात्रि सर आपको भी, और सबको, आप सभी श्रोताओं को शुभ रात्रि।